दिस इज राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। ओके, आइए शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो कहाँ से होंगे, जो प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे, और जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखे पढ़ाया जाएगा। तो सारे बेसिक्स हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। प्रोनाउन के सारे बेसिक्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं। ओके, कुछ और अच्छे फंडामेंटल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते रहे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। क्लियर? तो आपको समझाया गया था सारे जितने भी प्रकार 8 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, सारे कैसे उनका सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है, इंग्लिश में उनका रोल क्या है, सारे बेसिक्स आपसे डिस्कस किए जा चुके हैं। अब कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों के प्रोनाउंस का यूज किया गया है एक सेंटेंस में, तो उन्हें किस सीक्वेंस में रखा जाएगा, उन्हें किस सीक्वेंस में रखा जाएगा, उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा, आइए समझाते हैं। अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों प्रोनाउंस का यूज एक साथ किया गया हो, तो उन्हें हम रखते हैं 231 के सीक्वेंस में। किस में रखते हैं? ओके, चलो अगर कहें, अगर फर्स्ट पर्सन, राइट, उन्हें 231 के सीक्वेंस में रखा जाता है। ओके, 231 का मतलब 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, राइट, और इस फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। बातें समझ में आई? अगर एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन का यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का, तो हम 231 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। 231 का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। ओके, और हाँ, अगर ध्यान दीजिए, इन्हें 231 में रखेंगे तो लेकिन क्या करेंगे, ए यूज किए जाएंगे गुड सेंस में। किस सेंस में? ए यूज किए जाएंगे गुड सेंस में या पॉजिटिव सेंस में, या पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाएंगे। राइट, शर्त है 231 के कॉन्टेक्स्ट में, 231 के सीक्वेंस में इनका यूज तो किया जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेंगे और गुड सेंस में आएंगे। जैसे एग्जांपल आइए देख लेते हैं। अगर हम कहें, अगर कहा जाए रवि, ओके, रवि मैंने और आपने अपने काम को समय से किया है। रवि मैंने और आपने अपने काम को समय से किया है। तो किसी भी काम को समय से करना एक गुड सेंस देता है, एक पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे यू। क्या कहेंगे? यू, रवि एंड आई हैव डन our work in time। बातें समझ में आ रही हैं? You, रवि एंड आई हैव डन आवर वर्क इन टाइम। इसका मतलब क्या है? मैंने, आपने और रवि ने अपने काम को समय से किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वर्ब आई है, वर्ब आई है प्लूरल। ओके, और यहाँ पे जो पॉजिटिव केस यूज किया गया है वो क्या हुआ गया है? वो यूज किया गया है आवर का। ओके, बात है ना। और क्या किया हमने? 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया है। 231 का मतलब क्या है? यू का मतलब सेकंड पर्सन है, रवि का मतलब थर्ड पर्सन है, और आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में तो है ही है। इतना क्लियर है? और हाँ, जितने भी नाम होते हैं वो सारे नाम आपके थर्ड पर्सन में ही आएंगे, और सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है। सेंटेंस को यूज किया गया है पॉजिटिव सेंस में। चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। पॉजिटिव सेंस होगा तो 231 का यूज करोगे, और हाँ, अगर निगेटिव सेंस है तो वहां पे 231 का नहीं, हम यूज करते हैं 123 का। ध्यान दीजिए, 123, राइट। ओके, इन negative context, in negative context we use the sequence of 1 2 3, 1 2 3, not 2 3 1।
इसको समझते हैं। जब सेंटेंस से कोई निगेटिव बात की जाए, ओके, कोई क्या है निगेटिव बातों को शो किया जाए, तो वहां पे हम 231 का यूज ना करके हम 123 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पॉजिटिवली कहा गया है तो हम 231 के सीक्वेंस को फॉलो किए हैं। अगर कोई पॉजिटिव बातें ना कह के कोई निगेटिव टर्म्स की बातें कही जाती हैं तो वहां पे 231 का नहीं बल्कि 123 के कॉन्टेक्स्ट को फॉलो किया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस घटना के लिए मैं, तुम और रिया तीनों जिम्मेदार हैं। इस घटना के लिए मैं, रिया और तुम तीनों जिम्मेदार हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कोई नेगेटिव चीजों की बात हो रही है, कोई जिम्मेदारी लेने वाली चीज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप 231 को फॉलो नहीं करोगे, आप फॉलो करोगे 123 का। ये सेंटेंस हो जाएगा ओके, आई यू एंड रिया are responsible क्या लिखा है? I, you and Riya are responsible for this event, for this accident। ये जो दुर्घटना हुई है इसके लिए मैं, आप और रिया तीनों जिम्मेदार हैं। भाई दुर्घटना क्या है? नेगेटिव टर्म, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, तो इसके लिए क्या करोगे आप 231 का नहीं 123 का यूज करोगे। बातें समझ में आया? और हाँ, इनके लिए आप कॉमन प्रोनाउन, ओके, कॉमन प्रोनाउन, कॉमन प्रोनाउन वी इज यूज्ड फॉर दैट। और जो इनके लिए क्या करोगे आप कॉमन प्रोनाउन वी का यूज करोगे। राइट, इतना क्लियर है? जैसे आई, यू एंड रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। ओके, चलो अब इनके लिए जो कॉमन प्रोनाउन हम क्या करेंगे? वी का यूज करेंगे। क्लियर? आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। निगेटिव होगा तो 123 का यूज करोगे, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या करोगे आप 231 का यूज करोगे। ओके, और हाँ एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर आई, यहाँ पर यू और यहाँ पे रिया, तीनों क्या है? तीनों सिंगुलर हैं। जब आपके यही आई जो फर्स्ट पर्सन आ जाए प्लूरल में, सेकंड पर्सन आ जाए प्लूरल में और थर्ड पर्सन आ जाए प्लूरल में, तो वहां पर हम 123 का यूज नहीं करते। पर वहां पे चाहे पॉजिटिव बातें हो चाहे निगेटिव बातें हो, वहां पे हम सबके साथ 123 का ही यूज करते हैं। आइए फिर समझाते हैं। देखिए, जब कोई आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम एज पर द नीड नेगेटिव सेंस में 123 का यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में 231 का यूज करते हैं। एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। लेकिन जब बातें किसकी हो? जब आपके यही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज किए जा रहे हो प्लूरल में, ओके, सिंगुलर से इनका कोई वास्ता ना हो, तो चाहे पॉजिटिव बात करें चाहे नेगेटिव बात करें, वहां पे सबके साथ आप 123 का यूज करोगे। वहां पे 231 के सीक्वेंस को फॉलो हम कभी नहीं करते। लेकिन सिर्फ इतना है, तीनों आपके प्लूरल में होने चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कहूं वी, यू एंड दे हैव attended the party। क्या लिखा हुआ है? We, you and they have attended the party। हमने, आपने और उन्होंने क्या किया है? पार्टी अटेंड की है। अब ये पार्टी अटेंड करना, मौज मस्ती करना कोई निगेटिव चीज तो है नहीं, ये तो पॉजिटिव चीज है ना। तो भी सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वजह क्या है? हम 123 के सीक्वेंस को फॉलो किया है, हमने 231 के सीक्वेंस को नहीं फॉलो किया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है ये प्लूरल में है। यहाँ पे वी क्या है? वी आपका प्लूरल में है। यहाँ पे यू क्या है? यू आपका प्लूरल में है। यहाँ पे दे क्या है? आपका प्लूरल में है। इसलिए हमने क्या किया है? हमने 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया है, हमने 123 के सीक्वेंस को फॉलो
नहीं किया, चाहे वो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता हो चाहे निगेटिव मीनिंग कन्वे करता हो। एक सेंटेंस हम और देखते हैं। अगर मैं कहूं वी यू एंड दे आर एट फॉल्ट फॉर दिस ब्लंडर। क्या लिखा है? वी यू एंड दे आर एट फॉल्ट फॉर दिस ब्लंडर। इस घटना के लिए, इस बहुत बड़ी गलती के लिए, या इस गलती में दोष मेरा भी है, दोष उनका भी है और दोष तुम्हारा भी है। मतलब मैं, हम, तुम और वे तीनों जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए या इस गलती के लिए। अब क्या है? अब सेंटेंस यहाँ पे निगेटिव। भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट आपका निगेटिव है। फिर भी आपने क्या किया? 123 का यूज किया। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। फिर भी आपने क्या किया? फिर भी आपने यहाँ पे 123 का यूज किया। तो यहाँ और क्या है? यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही। ओके, तो सिचुएशंस आपको दिमाग में रखना है। जब आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो वहां पे हम दो प्रेफिक्स को फॉलो नहीं करते, वो चाहे पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करें, वो चाहे नेगेटिव मीनिंग कन्वे करें। तो आई होप यहाँ से जो भी क्वेश्चंस यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप बिंदास कर लोगे, वहां पे आप गलती नहीं करोगे। आई कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से जो उसका क्या है, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपको अच्छे समझाएंगे। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। जैसे हम एक एग्जाम में आपका प्रश्न आया है, हम कहें नथिंग बट स्टार्स आर सीन इन द स्काई। क्या लिखा हुआ है? नथिंग बट स्टार्स आर सीन इन द स्काई। अगर इसी सेंटेंस को हम पार्ट वाइज कर लें, ए पार्ट है, ए बी पार्ट है और क्या है? सी पार्ट है, और आखिर क्या हो जाएगा? आखिर हो जाएगा न्यूयर। देखिए इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, आइए समझते हैं। अगर देखो गलती की बात की, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्टार्स को देखकर आर वहां पे लगा है आप सही मान लोगे। सेंटेंस का मतलब क्या है? आसमान में तारों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और सेंटेंस गलत है। आपको दिखने में जरूर सही लग रहा होगा लेकिन सेंटेंस गलत है। अब गलत क्या है आइए समझते हैं। तो हमें पहले बट को समझना होगा। बट के अपने दो मतलब होते हैं। क्या है? इस बट के अपने दो मतलब होते हैं। एक बट का मतलब होता है लेकिन, ओके, एक बट का मतलब होता है लेकिन। वहां पे बट क्या होता है? वहां पे बट होता है कंजंक्शन, राइट। एक बट का मतलब होता है के सिवाय, एक बट का मतलब होता है के सिवाय, राइट। वहां पे ए क्या होता है? ए होता है प्रीपोजिशन। तो एक छोटी छोटी चीजें आपको समझनी, बातें समझ में आया। बट के अपने दो मतलब होते हैं। एक बट का मतलब होता है लेकिन, वहां पे कंजंक्शन होता है। एक बट का मतलब होता है के सिवाय, वहां पे क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। और आपको पता है अगर सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन का यूज किया गया है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। तो हमें अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है हमें कैसे पता कि यहाँ पे बट प्रीपोजिशन है या यहाँ पे बट कंजंक्शन है? तो अभी काम करो, सेंटेंस का मीनिंग डिकोड कर लो। ओके, यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या है? तारों के अलावा या तारों के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब आप डिकोड करोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे बट का मतलब क्या है। अगर बट का मतलब के सिवाय होगा तो बट होगा प्रीपोजिशन, अगर बट का मतलब लेकिन होगा तो बट क्या होगा? कंजंक्शन। अब यहाँ पे बट का मतलब लेकिन तो नहीं है, यहाँ पे बट का मतलब के सिवाय है ना, तो बट यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है, राइट। और आपको ये पता है कि ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से कभी सेंटेंस का वर्ब नहीं आता, वर्ब तो आता है सब्जेक्टिव केस के हिसाब से। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं कहूं एवरीवन बट आई, एवरीवन
but I am going to attend the party. क्या लिखा हुआ है? Everyone but I am going to attend the party. मुझे छोड़कर हर कोई पार्टी अटेंड करने जा रहा है। अब सेंटेंस को देखो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। मुझे छोड़कर हर कोई पार्टी अटेंड करने जा रहा है, तो यहाँ पर बट का मतलब क्या है? यहाँ पे बट का मतलब के सिवाय है, यहाँ पे बट का मतलब लेकिन नहीं है। अब देखो, अब आपको इसको सही करना है, तो यहाँ अगर बाय द वे ए क्या है? ए पार्ट है, ए क्या है? बी पार्ट है, और क्या हो जाए? सी पार्ट। तो गलती किस पार्ट में आ जाएगी? बी पार्ट में आ जाएगी। बी पार्ट में गलती क्या आ जाएगी? पहले देख लेते हैं। आपको पहली चीज ए है, तो आपको ए पता है कि यहाँ पे बट का मतलब लेकिन नहीं है, बट का मतलब के सिवाय है। कैसे पता चला? सेंटेंस का अर्थ निकाल लो। एक क्लियर। अब यहाँ पे यूज क्या करना है? तो बट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो बट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे आई तो सब्जेक्टिव केस में है, तो सबसे पहले आई का आप जो पोजीशन है वो चेंज करिए। यहाँ आई को हटाइए और क्या लगाइए? मी लगाइए। वजह क्या है? मी होता है ऑब्जेक्टिव केस और आई होता है सब्जेक्टिव केस, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ए सही हो गया। इसके बाद आपको ए सही करना है, जो वर्ब आता है, वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस, नॉट ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ जो मी है, मी के हिसाब से वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आएगा एवरीवन के हिसाब से। तो जब एवरीवन के हिसाब से आएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे एम हट जाएगा और यूज करोगे आप इच का। यहाँ क्या हो जाएगा? एवरीवन बट मी इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। मुझे छोड़कर हर कोई पार्टी अटेंड करने जा रहा है। तो जो गलती आपकी यहाँ पे है, वही गलती क्या है? आप यही कर दोगे। यहाँ जो स्टार्ट्स है, स्टार्ट्स के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी कहाँ पे? इस नथिंग के हिसाब से। और नथिंग क्या आपको पढ़ाया गया है? नथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, समवन है, एनीवन है, नो वन है, एवरीवन है। इनका यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, ओके, और इनका अपना कोई प्लूरल नहीं होता। तो इनके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इट्स। आर को हटाइए और क्या लगाइए? इज लगाइए। हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आया? ओके, तो these are the questions that are frequently asked in the examination. If you haven't understood the concept very well, it's likely to make a mistake for you. तो डैम श्योर है आप गलतियां करोगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रीपोजिशंस होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। आइए उनको हम देख लेते हैं। जैसे हम सबको यहाँ पे पढ़ेंगे से, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, उनके और उनके हिसाब से वर्ब सेंटेंस में नहीं यूज की जाती। वो कौन कौन से हैं आइए बात करते हैं। जैसे along with है, टुगेदर विद है, राइट, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, बिसाइड्स है, अपार्ट फ्रॉम है, अपार्ट फ्रॉम है, अपार्ट फ्रॉम है, एज वेल एज, राइट, इतना क्लियर है। अलॉन्ग विद है, टुगेदर विद है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, बिसाइड्स है, अपार्ट फ्रॉम है, एज वेल एज है। ओके, ये क्या है? इस सेंटेंस में एज अ प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। इनके पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब आती है, इनके बाद आए हुए नाउन प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब नहीं आती। इन सब बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप अक्सर गलतियां करोगे। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अगर मैं कहूं द टीचर एंड द प्रिंसिपल, the principal as well as his teachers are
going to hold a meeting। क्या लिखा हुआ है? द प्रिंसिपल एज वेल एज हिज टीचर्स आर गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग। प्रिंसिपल क्या है? टीचर्स के साथ साथ प्रिंसिपल भी एक मीटिंग होल्ड करने जा रहे हैं। अब सेंटेंस देखिए, आप अगर आपको चीजों को नहीं समझा है तो आप क्या करोगे? इस टीचर्स के हिसाब से यहां पर आर मान के इसको सही कर लोगे। सेंटेंस क्या है यहां पर? गलत है ना। गलत क्यों हो गया? कि यहाँ पे इस टीचर्स के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, वर्ब तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल के हिसाब से आएगी। वर्ब किसके हिसाब से आएगी? वर्ब आएगी प्रिंसिपल के हिसाब से। तो सेंटेंस यूं होगा कि द प्रिंसिपल, आप सेंटेंस ऐसे लिखोगे, द प्रिंसिपल एज वेल एज हिज टीचर्स इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। ये सेंटेंस सही है और ऊपर वाला क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स के हिसाब से वर्ब आया है, इसलिए क्या हो गया? गलत है। क्योंकि वर्ब आना चाहिए प्रिंसिपल के हिसाब से, और प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बातें समझ में आई? एक आध दो क्वेश्चंस हम और देखते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पक्का गलती करके आओगे। जैसे ऐसे he along with his friends, he along with his friends have decided to visit the Taj, tomorrow। क्या लिखा है? he along with his friend have decided to visit the Taj। अब देखो, अगर आपने सेंटेंस को सही से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप नो एरर ही मार करके आओगे। अगर आपने इस चीजों को बहुत बारीकी से समझा है तो आपको बताया गया है along with हो, together with हो, not with हो, as well as हो, apart from हो, including हो, excluding हो, राइट? ओके, तो इनके साथ आप क्या करोगे? जो इनके पहले वाला सब्जेक्ट है उनके हिसाब से वर्ब आता है, इनके जो बाद वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है, उनके हिसाब से वर्ब नहीं आता। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ओके, यहाँ पे ही के हिसाब से वर्ब आएगा, कभी भी आप हिज फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब नहीं ला सकते ना। तो यहाँ पे क्या है? ही आपका क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही के हिसाब से हैव गलत है, आपको यूज करना होगा किसका? हैज का। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो he along with his friends has decided to visit the Taj tomorrow। बातें आई होप आपको समझ में आई हो। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे either he or his relatives has made this mistake। यहाँ देखिए, either he or his relative has made this big mistakes। ओके, एक सेंटेंस हम और लिख देते हैं। either he or she
either he or she has made this big mistake. हमें ये समझना है either he or she has made this big mistake, either he or his relatives has made this big mistake. हम सही और गलत की बात करें तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, और ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। अब यहीं पे हमें नहीं स्टॉप होना है, सही क्यों है और गलत क्यों है, हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए ना। अब देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आइदर और नाइदर, जब आइदर आर या नाइदर नार से तो डिफरेंट प्रोनाउंस जुड़े हों, डिफरेंट प्रोनाउंस का मतलब एक आपका सिंगुलर है, एक आपका प्लूरल है, एक आपका फर्स्ट पर्सन में है, एक आपका थर्ड पर्सन में है, तो हमेशा और जो बाद वाला आता है बाद वाले के हिसाब से वर्ब आती है। समझिए मेरी बातों को, अगर आइदर आर नाइदर नार से दो अलग अलग दो अलग अलग राइट पर्सन्स के या नंबर के प्रोनाउंस को जोड़ा गया है, एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो आप ऐसे सिचुएशंस में हमेशा बाद वाले प्रोनाउन या नाउन के हिसाब से वर्ब लगाओगे। अब हम अब पहले सेंटेंस की बात करते हैं। यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो जो यहाँ पे वर्ब आएगी हिज फ्रेंड्स के हिसाब से, तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा है। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी। जब दो अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन को आइदर आर या नाइदर नार से जोड़ा जाता है तो हमेशा बाद वाले के हिसाब से वर्ब आती है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी आ जाएगी हिज रिलेटिव के हिसाब से, तो वहां पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। लेकिन जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, जब दो कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आप आइदर आर या नाइदर नार से जोड़ते हो तो हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे जो वर्ब आएगा वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा, वहां पे आप पहले और बाद पे मत जाइए। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने केवल हैज का यूज किया है, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल से हम और आपको समझाते हैं तो हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे either neither Suman nor Raman has attended the class। क्या लिखा हुआ है, neither Suman nor Raman has attended the class today। और यहाँ पे ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, ए क्या है, सी पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नोयर। आइए समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, neither Suman nor Raman, तो सिंगुलर प्रोनाउन को हम नाइदर नार से जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैनिक या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो वर्ब आएगा सिंगुलर, तो यहाँ पे जो वर्ब आई है हैज अटेंडेड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर एरर की बात की जाए तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। बातें समझ में आई, तो योर आंसर विल बी नो एरर। यू डोंट हैव टू फाइंड आउट एनी एरर इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में किसी भी पार्ट में आपको एरर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमारा सेंटेंस क्या है, नो एरर। लेकिन अगर वहीं आ जाए नाइदर सुमन नॉर हर फ्रेंड्स, अब यहां पे जो वर्ब आएगा वो आएगा हर फ्रेंड्स के हिसाब से। वजह क्या है, सुमन क्या है, सिंगुलर में है, और हर फ्रेंड्स किसमें है, हर फ्रेंड्स हो गया है प्लूरल में। तो आपका सेंटेंस पहले हम लिख देते हैं, नाइदर सुमन नॉर हर फ्रेंड्स, अब यहां पे हो जाएगा हैव अटेंडेड द क्लास। अब सेंटेंस हमारा सही है।
हमको यहाँ पे जो है अटेंडेड आया है वो किसके हिसाब से आया है, तो इस फ्रेंड्स के हिसाब से आया है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए। क्लियर है? आइए कुछ सेंटेंस कुछ क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको एग्जाम पे आप जाइए तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए। चलिए आइए और देखते हैं। अगर कहा जाए द स्टूडेंट्स ऑफ विद्या निकेतन, विद्या निकेतन, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्या निकेतन are more laborious, are more laborious than बाल भारती। अब देखिए, अगर आपने चीजों को सही से नहीं समझा है तो बहुत ज्यादा चांसेस आप गलतियां करोगे। यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्या निकेतन, ए पार्ट है, ए बी पार्ट है और ये क्या है, सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्या निकेतन आर मोर लेबोरियस देन बाल भारती। जो विद्या निकेतन के बच्चे हैं वो बाल भारती के स्कूल के बच्चों से ज्यादा क्या है, इंडस्ट्रियस है या ज्यादा मेहनती है। सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है, कंपेयर विद्या निकेतन और बाल भारती नामक स्कूलों से नहीं हो रहा है बल्कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों से हो रहा है। तो जो कंपेयर होता है वो हमेशा सेम चीजों में होता है। सेम चीजों में इन द सेंस यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो वहां पे जो कंपेयर होगा वो स्टूडेंट से ही होगा। तो सेंटेंस होना चाहिए ऐसे, कैसे होना चाहिए, सेंटेंस आपका लिखा होना चाहिए सेंटेंस आपका लिखा होना चाहिए द स्टूडेंट्स ऑफ विद्या निकेतन आर मोर लेबोरियस देन द स्टूडेंट्स ऑफ बाल भारती। इतना क्लियर हुआ? अब जाके सेंटेंस क्या हुआ, सेंटेंस क्लियर हुआ। अभी भी देखो, हमने कहा था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और यहां भी स्टूडेंट्स हैं और यहां भी क्या है, स्टूडेंट्स है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। हम आपको समझाए थे, अगर आप कंपेयर किसी सिंगुलर से कर रहे हो तो वहां पे क्या लिखिए, वहां पे आप दैट का यूज करिए। अगर आप कंपेयर किसी सिंगुलर से नहीं बल्कि किसी प्लूरल से कर रहे हो तो वहां पे क्या लिखिए, दोस्त लिखिए। तो सिंपली जो स्टूडेंट्स है वहां पे आप दोस्त लिख दोगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्या निकेतन, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्या निकेतन आर more laborious. The students of Vidya Niketan are more laborious than those of बाल भारत। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया, राइट। द स्टूडेंट्स ऑफ विद्या निकेतन आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ बाल भारती। यहाँ पे दोस्त का मतलब क्या है, यहाँ पे दोस्त का मतलब स्टूडेंट सही है। ओके, तो यहां तक आई थिंक जो भी आपको पढ़ाया गया और समझाया गया आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस और देखते सीधे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ओके चलिए,
जैसे अ फ्रेंड ऑफ मी, ए फ्रेंड ऑफ मी केम टू मी, came to me. A friend of me came to me. A friend of me came to me to ask for some money. But unfortunately, that was what I did not have. अब ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है. A friend of me came to me to ask for some money, but unfortunately that was what I did not have. इस सेंटेंस का अगर मैं इसको चार पार्ट में बांट दूं, ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर. अगर इसे ए बी सी डी में बांट दिया जाए तो आप एरर निकाल दोगे ए पार्ट में. ए पार्ट में दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है. अब ए पार्ट में दिक्कत क्या है, क्यों दिक्कत है, आइए समझते हैं. ओके, तो यहां पे पहले सेंटेंस का मतलब समझ लो. राइट, सबसे पहले हम सेंटेंस का मतलब समझते हैं. क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अ फ्रेंड ऑफ मी came to me to ask for some money, but unfortunately that was what I did not have. मेरा एक दोस्त मेरे पास कुछ पैसे मांगने के लिए आया, लेकिन दुख की बात यह है वही तो मेरे पास नहीं था, पैसा ही तो मेरे पास नहीं था. तो यहाँ पे ए पार्ट में दिक्कत है. अब ए पार्ट में क्या दिक्कत है, आइए पहले हम आपको आंसर बताते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है आइए समझा देते हैं. देखो यहाँ पे ए फ्रेंड ऑफ मी लिखा है, जो ए फ्रेंड ऑफ मी लिखा है एक गलत है. यहां पे होना चाहिए ए फ्रेंड ऑफ माइन. वहां पे होना चाहिए ए फ्रेंड ऑफ माइन. अब ऐसा क्यों होता है आइए समझाते हैं. राइट, अब ए फ्रेंड ऑफ मी गलत है, ए फ्रेंड ऑफ माइन क्या है, सही. तो आइए इसको समझने की थोड़ी मेहनत कर लेते हैं. जैसे अगर मुझे कहना हूं मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, क्या लिखेंगे? माई अ फ्रेंड. माई ए फ्रेंड केम टू मी यस्टरडे. माई अ फ्रेंड केम टू मी यस्टरडे. सेंटेंस आपको लिटरली सही लग सकता है, सेंटेंस क्या है, गलत है, सही नहीं है. सही होने की वजह क्या है, सही ना होने की वजह क्या है? माई क्या है, ए भी क्या है, ए भी डिटरमिनर है, और ए क्या है, ए भी क्या है, डिटरमिनर है. और एक ही नाउन के साथ हम दो एक ही प्रकार के डिटरमिनर का यूज नहीं कर सकते. माई भी आपका डिटरमिनर है और ए भी क्या है, आपका डिटरमिनर है. तो एक ही नाउन के साथ हम दो दो एक जैसे डिटरमिनर का यूज नहीं करेंगे, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया. तो माई अ फ्रेंड का मतलब क्या, मेरा एक दोस्त मेरे पास आया. इसका मतलब क्या है, मेरे पास दोस्त तो एक से ज्यादा है ना, दोस्त मेरे पास कई हैं, कईयों में से एक दोस्त मेरे पास आया. तो इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे, पहले ये समझो. इसको आप लिखोगे अ फ्रेंड, इसको लिखा जाएगा ए फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स. आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना, मेरे सारे दोस्तों में से जितने भी मेरे दोस्त थे उसमें से एक दोस्त मेरे पास आया. इसको लिखोगे अ फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स केम टू मी यस्टरडे. ये हमारा क्या हो जाएगा, सही. की थोड़ा awkward लग रहा है कि यहाँ तो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन में क्या है, इंग्लिश में क्या होता है, सेम आइडियाज को या सेम चीजों को दो बार रिपीट नहीं किया जाता. हम पहली बार किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं, दोबारा क्या करते हैं उसके बदले, हाँ पहली बार किसी नाउन का यूज करते हैं, दोबारा उसके प्रोनाउन का यूज कर देते हैं. हम सेम नाउन को रिपीट नहीं करते. बातें आपको समझ में आ रही हैं. यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है और यहाँ भी फ्रेंड्स है, तो आप काम करो, आप फ्रेंड्स को रिपीट ना करो, आप उसके बदले उसके प्रोनाउन का यूज कर दो. तो आपको पढ़ाया गया है पजेसिव प्रोनाउन,
माय फ्रेंड्स के स्थान पे हम चाहे तो माइन लिख सकते हैं, हम चाहे तो लिख सकते हैं अ फ्रेंड ऑफ माइन। अ फ्रेंड ऑफ माइन came to me yesterday। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब सेंटेंस क्या हो गया, अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मी यस्टरडे, सेंटेंस क्या है, अब बिल्कुल सही है। तो माइन कहां से आया, इसका बैकग्राउंड आपको समझा दिया गया है। ओके ना, जब कईयों में से एक की बात करनी हो तो वहां पे पजेसिव नाउन का यूज किया करिए, वहां पे आप मत यूज करिए किसका, वहां पे आप मत यूज करिए मी का। ओके, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, this car of me runs faster than that of Saurabh। समझो पहले, और यहां पे दैट का मतलब से है, कार से है। यहां पे जो दैट लिखा है, दैट का मतलब क्या है, द कार है। अब यहाँ पे तुलना हम सेम चीजों की है ना, अब तुलना इस कार मेरे इस कार की तुलना सौरभ के कार से कर दी गई है। तो सेंटेंस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो सुपरफिशियली कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, फिर भी सेंटेंस में एरर है। अब अगर बाय द वे इसे ए पार्ट, इसे बी पार्ट और इसे सी पार्ट का नाम दिया जाए तो सेंटेंस में एरर कहां जाएगी, सेंटेंस में आ जाएगी ए पार्ट में एरर। दिस कार ऑफ मी नहीं होगा, दिस कार ऑफ माइन होगा। वजह क्या है, अगर मैं दिस का यूज कर रहा हूं, दैट का यूज कर रहा हूं, दिस का यूज कर रहा हूं, अगर मैं एक कह रहा हूं दिस कार ऑफ माइन, मेरी यह वाली कार, तो कहीं ना कहीं मेरे पास कार तो एक से ज्यादा ही है ना। यह वाली कार मेरी कम एवरेज देती है, लेकिन जो वो कार जो घर में है वो ज्यादा एवरेज देती है। तो कहीं ना कहीं कारें आपके पास एक से ज्यादा हैं भाई। तो यहाँ पे जब चीजें आपके पास एक से ज्यादा हो, मोर देन वन हो, अगर उसकी बातें करनी हो तो वहां पे पजेसिव नाउन का यूज किया जाता है। तो दिस कार ऑफ मी नहीं होगा, हो जाएगा दिस कार ऑफ माइन। क्या हो जाएगा, दिस कार ऑफ माइन। लेकिन जो चीजें आपके पास केवल ओनली वन हो, जो चीजें केवल आपके पास एक ही हो केवल, तो वहां पे आप मत यूज किया करिए माइन का, वहां पे आप मी का यूज करिए। या जहां पे आपने क्या किया है, दिस दैट दिस दोज ए एंड का यूज नहीं किया है, आपने दिस नाउन के साथ द का यूज किया। क्योंकि हम बहुत इतिहास नहीं जानना है, हमें टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है, जहां से हमें नंबर आ जाए। हम एक कार ऑफ मी क्या होगा, जैसे हम अगर कहो ए कार ऑफ मी, ए कार ऑफ मी क्या है, गलत है, बट द कार ऑफ मी क्या है, सही हो जाएगा। ओके, दिस कार ऑफ मी क्या है, गलत है। ओके, बट द कार ऑफ मी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जहां पे अगर आपको द लगाना हो, ओके, तो वहां पे आप मी लगाइए या ऑब्जेक्टिव केस लगाइए। लेकिन जहां पे आपको ए का, एन का, दिस का, दोस का, दैट का यूज करना हो तो वहां पे आप पजेसिव नाउन लगाइए, आप ऑब्जेक्टिव केस मत लगाइए। आइए एक दो क्वेश्चन हम और इससे समझेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, और हाँ, ऐसा क्यों होता है, बहुत ज्यादा बेसिक्स आप क्या है, हमें टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है, हमें नंबर ले, हमें इंग्लिश पे पीएचडी नहीं करनी। आपको हम समझा सकते हैं ऐसा क्योंकि उसमें बहुत टाइम आप वेस्ट करोगे। टू द पॉइंट पढ़ाई करो, जहां पे ए आ जाए, ए एन आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, वहां पे आप माइंड का यूज करो, योर्स का यूज करो, हर्ट का यूज करो, आई मीन आप पजेसिव नाउन का यूज करो। लेकिन जहां पे द आ जाए वहां पे आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करो, आप पजेसिव नाउन का यूज मत करिए। सिंपल सा है, 1 घंटे कॉन्सेप्ट आपको 5 मिनट में समझा दिया गया। इसे अब एक आध एग्जाम्पल देख लो, हमारा क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए जैसे हम कहें
जैसे अगर कहा जाए द कार ऑफ मी, द कार ऑफ मी डज नॉट रन, डज नॉट रन फास्टर than the car of, okay, you, okay, इतना क्लियर। the car of me does not run faster than the car of you। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने द का यूज किया है ना, यहाँ पे दिस का, दैट का, ए का, एंड का तो यूज नहीं किया गया है। इसके बाद सिंपली क्या लगाइए, ऑब्जेक्टिव केस लगाइए। यहाँ भी क्या आया है, ऑब्जेक्टिव केस आया है, लेकिन यहाँ पे इस द के स्थान पे दिस आ जाता, दैट आ जाता, दोज आ जाता, दीज आ जाता, ए आ जाता और या एन आ जाता। तो वहां पे आप कभी भी ऑब्जेक्टिव केस मत लगाइए, वहां पे सिंपली यूज करिए पजेसिव प्रोनाउन का। ओके, और हाँ यहाँ पे एक एरर भी है, यहाँ क्या है, अब आपने क्या कहा है, यहाँ भी कार लिखा है और यहाँ भी कार लिखा है। क्या करिए आप द कार के स्थान पे यूज कर दीजिए दैट का। यहाँ क्या हो जाएगा, द कार ऑफ मी डज नॉट रन फास्टर देन दैट ऑफ यू। दैट ऑफ यू का मतलब क्या हो जाएगा, द कार ऑफ यू। बातें समझ में आ रही हैं? ओके, तो इस सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, राइट। चलिए देख सकते हैं, they who do not work hard, they who do not work hard that work hard will not succeed in life। क्या लिखा हुआ है, they who do not work hard will not succeed in life। वे जो जीवन में कठिन परिश्रम नहीं करते वे कभी कामयाब नहीं होंगे। ए पार्ट है, ए बी पार्ट है और ए सी पार्ट है। अगर आप देखो लिटरली अगर इनका आप मीनिंग निकालिए ना तो यहाँ पे आपको कोई एरर मिलने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको सही दिखाई दे रहा है ना। ओके, दे का मतलब वे होता है, हु मतलब जो होता है, तो वे जो कठिन परिश्रम नहीं करते वे लाइफ में कामयाब नहीं होंगे। और हाँ, मीनिंग भी सेंटेंस का क्लियर है, तो आपको इसमें कोई एरर नहीं दिख रही होगी, क्योंकि सेंटेंस में गलत है। गलत इसमें है, अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आंसर तो ए पार्ट में है। दे के स्थान पे क्या आ जाएगा, दोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दे के स्थान पे आ जाएगा दोज। अब दोज क्यों आया पहले ये समझ लेते हैं। देखो दे क्या है, तो दे आपको पढ़ाया गया है पर्सनल प्रोनाउन है, और दोज क्या है, दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये सब चीजें तो बेसिक्स में पढ़ाई जा चुकी हैं। देखिए दे क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में बात करेगा। ए दे का मतलब होता है वे, वे मतलब जो जिसको आप जानते हो, से वे जो मेरे भाई है। तो दे एक पर्सनल चीजों के बारे में बात कर रहा है, जितने भी आई है, वी है, यू है, दे है, इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, और एक पर्सनल व्यक्ति या पर्सनल वस्तु के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोज का यूज इन जनरल होता है भाई, यहाँ पे किसी पर्सनल चीजों के बारे में बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे वो सारे लोग जो परिश्रम नहीं करते हैं कहीं कहीं वो लाइफ में कामयाब नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे बात इन जनरल कही जाती है, कही जा रही है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को बात नहीं कही जा रही है। इसलिए जब चीजें पर्सनल ना हो, जब चीजें डेफिनेट ना हो, इन जनरल कही जा रही हो, तो वहां पे हम दे का यूज नहीं करते, वहां पे हमेशा दोज का ही यूज किया जाता है। तो आप यही कहोगे दोज हु वर्क हार्ड, या दोज हु वर्क हार्ड, या दोज हु वर्क हार्ड, वही हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। दोज हु वर्क हार्ड विल सक्सीड इन लाइफ। क्या लिखा है, दोज हु वर्क हार्ड विल सक्सीड इन लाइफ। ए सही है, यहां पे हम ए लिखें, दे
who work hard will succeed in life। एक क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, एक गलत है और एक क्या है, ये सही है। ऐसा क्यों होता है, हमने समझा दिया ना कि ऐसा इसलिए होता है। एक फटाक से क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं आज क्लास एक क्वेश्चन और, वन मोर। जैसे अगर आपके अगर आपके एंटीसीडेंट, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, सच आ जाए, ओके पहले आप रूल समझ लो। अगर सच आ जाए या सेम आ जाए, अगर सच आ जाए या सेम आ जाए तो उसके साथ आप क्या करोगे, उसके साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज करोगे। यही कॉन्सेप्ट है। अगर सच आ जाए या सेम आ जाए उसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कहें ही इज सच अ बॉय, he is such a boy who does not go to school daily। सेंटेंस क्या है, गलत। he is such a boy who does not go to school daily। सेंटेंस गलत है। वजह क्या है, यहां पे क्या आया है, सच आया है। और हमने कहा जहां पे सच आ जाए, जहां पे सेम आ जाए, वहां पे रिलेटिव नाउन के रूप में आप एज का यूज करिए। आप मत यूज करिए किसका, आप मत यूज करिए हु का, आप मत यूज करिए दैट का। तो सेंटेंस गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, इसका सही हो जाएगा ही इज सच अ बॉय, यहां पे एज लगाओगे, एज डज नॉट गो टू स्कूल डेली। बातें समझ में आ रही हैं। He is such a boy as does not go to school daily। क्लियर। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। जहां पे भी आप सच लगाइए, जहां पे आपको सच दिख जाए या सेम दिख जाए तो उसके बाद आप एज रिलेटिव नाउन के रूप में आप क्या लगाएंगे, आप एज लगाएंगे। आप वहां पे दैट का यूज मत करिए। तो आज के लिए इतना ही। जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई, ओके, आई थिंक वो समझ में आया होगा। हाँ, वीडियो को आप पूरा देखा करिए, शुरू से आप लास्ट तक देखिए, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती आप कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा। ओके, जो चीजें आपको पढ़ाई गई सारा रेलिवेंट था, सारा एग्जाम में जो पूछा जाता है आपको वो पढ़ाया गया है। ओके, तो आज प्रोनाउन खत्म। कल हम आपको नाउन का प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बने रहिए, वीडियो को आप लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।